हाँ, क्लास 7 ध्यान दो बाबू। गुड मॉर्निंग। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल जो उस डायनेस्टी का जो पॉलिटिकल इंसिडेंट था उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी पहले से। जैसे कि उसमें जो डायनेस्टी थी ममलूक यानी कि गुलाम वंश, इसके बाद में तुम्हारा खिलजी वंश है ना, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो अब हम ये डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी कि ये इस पर क्लास वर्क हम लोग का हो चुका है और ये मैंने कन्विंस किया था तुम लोगों को पढ़ने के लिए, और ये चैप्टर अब लगभग समाप्त हो जाएगा। हिस्ट्री था थोड़ा लंबा, ये खिंचाया है, लेकिन अब ये एंडिंग पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये क्लास वर्क जब हम तुम लोगों से मांगे थे तो तुम लोगों ने बना करके प्रेजेंट भी किया था, काफ़ी अच्छा लगा भी था मुझे, ताकि जब तुम ये क्लास वर्क किए होगे तो तुम्हें लगभग 50% तक बातें समझ में आई होगी। उसी को मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पैराग्राफ है, डेवलपमेंट के बाद में द सुल्तान ऑफ द दिल्ली वाज थियोक्रेसी, यही से मैं ये कन्विंस कर रहा हूँ। पहला पैराग्राफ इसमें दे रहा है कि ये सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है ना, धर्म पर आधारित राजनीतिक विचारधारा। थियोक्रेसी जो ये वर्ड है, इसका मतलब हमारा होता है ना, धर्म पर आधारित राजनीतिक विचारधारा। जैसे हमारा देश अभी वर्तमान में भारत जो है ये हिंदुओं का देश कहा जाता है और ये हिंदुस्तान है। तो उसमें ऐसे होती है ना कि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत में सेकुलर शब्द जो है ना, सेकुलरिज्म जो वर्ड है, ये इसका धर्म का आधार है, बेस है। तो इस बेस पर अगर कहें तो हम इंडिया को सेकुलर कंट्री कह सकते हैं, थियोक्रेटिकल कंट्री नहीं कहेंगे, है ना। अब इस देश के अंदर में कुछ लोग हैं हिंदुओं की मोबिलाइजेशन की बातें करते हैं, उसके एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, कोई मुसलमानों की बात ज़्यादा करता है। तो इस प्रकार के पार्टिकुलर धर्म के प्रति जो विचारधारा रखी जाती है ना, उसको थियोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा, है ना, जो धर्म पर आधारित है। जैसे बीजेपी को लेकर के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अभी वर्तमान में, कि ये हिंदू और हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। ऐसा हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, तो हिंदू मत की इसमें प्रमोशन की जो बातें होती है, तो ये कहीं ना कहीं थियोक्रेटिकल पार्टीज़ को बना देती है बीजेपी को। और ऐसे राजनीतिक पार्टियों को अगर ये पॉलिटिकली देखा जाए तो इसको राइटिस्ट कहा जाता है, दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी जो किसी धर्म पर आधारित हमारी होती है। तो ये सल्तनत पीरियड के जो दिल्ली शासन हुआ करता था हमारा थियोक्रेटिकल था, चूँकि तुम देखो जितने भी थे सब मुसलमान थे, है ना। तो पार्टिकुलर धर्म विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का जो प्रयास था हमारे देश, देखो अब हिंदू में आकर के मुसलमान लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, मुस्लिम स्थिति को बढ़ावा दे रहे थे। तो उस समय सही था, और आज अगर हिंदुत्व की बात की जाती है तो लोगों को पेट में मरोड़ होने लगता है। नेक्स्ट दे रहा है इसमें कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तुम लोग इसको देखना, अपने बुक को रीडिंग मैं कर रहा हूँ और साथ साथ बताते भी चल रहा हूँ। इस्लाम वाज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, चूँकि इस राज्य का जो धर्म हुआ करता था हमारा, वो इस्लाम होता था। ऑल द सोर्सेज ऑफ द स्टेट वेयर मेन फॉर द प्रोटेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। ज़्यादातर जो संसाधन हमारे थे, स्रोत जो थे इसके राज्य के सरकार के जो हमारे, ये ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में मुसलमान के जो धर्म था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको फैलाने के लिए, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम का प्रचार करना, ये उसकी विचारधारा थी। द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज तुर्को पार्शियन सिस्टम इन इंडियन सेटिंग। ये भारतीय जो संस्कृति थी उसमें ये तुर्को पार्शियन जो है, तुर्किस्तानी तुर्कमेनिस्तान वाले जगह से जो लोग आए थे, और पार्शियन यानी कि ईरानी भी थोड़ा बहुत मिक्सअप करके था, वो इस सिस्टम को यहाँ पर ना इन्होंने जनरेट किया और प्रमोट करने की बातें की। हमारी हिंदू व्यवस्था को इसने ध्वस्त कर दिया। अगर हमारे हिंदू व्यवस्था को लेकर चलते हैं तो हमारे तो आदर्श राम है, हिंदुत्व में कृष्ण है, हम भगवा कलर का झंडा फहराते हैं, लेकिन हमें हरे झंडे पर संतुष्ट होना पड़ता है। हरा झंडा पर ये लोग अपना पहचान बना कर रखे हुए थे, मुसलमानों को हरा झंडा पसंद होता है। द सुल्तान वाज द हेड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। स्वाभाविक है उस समय जो सुल्तान होते थे वही हमारे शासन के प्रमुख हुआ करते थे। ही वॉज द सब रीजन हेड एंड कमांडर ऑफ द आर्मी।
ये आर्मी के प्रमुख हमारे होते थे। और ये सब रीजन का मतलब संप्रभुत्व इनका होता था, इन्हीं में संप्रभुता समाहित होती, जैसा भी हमारा प्रेसिडेंट होते हैं उस तरीके का पद उनके लिए होता था। और ये आर्मी के चीफ होते थे। अलग बात है कि वो अंधरा लंगड़ा काना कुछ भी हो, तैमूर लंका तो एक आँख ही नहीं था, और वो तुम्हारा आर्मी चीफ हुआ करता था, या उस समय तुम्हारा कमांडर ऑफ द आर्मी हुआ करता था। तो ऐसा कुछ ऐसे शासक थे जो योग्य भी थे, वो जो ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का था या युद्ध कला में कौशल जो होते थे, उन्हीं को पहले ऐसे सुल्तान पदवी हासिल की जाती थी। या पहले तुम देखोगे राजा भी बहुत शक्तिशाली होते थे, मतलब जिनको कौशल था ना, स्किल जिनके अंदर में थी, तीर भाले चलाने आते थे। देखो ना वहाँ हमारे हिंदू धर्मों में भी ऐसा है, राम हो कृष्ण हो, सबको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या पहले दी जाती थी, है ना। अब वैसा नहीं है कि अस्त्र शस्त्र चलाने वाला ही देश का राजा बनेगा। अब बुद्धिजीवी ज्ञानी भी बन सकता है, अस्त्र शस्त्र चलाने वाला कोई और हमारा हो सकता है। तो पहले उसमें योग्यता भी होती थी। जैसे हमारा अलाउद्दीन खिलजी का आर्मी कमांडर की बात आती, काफ़ी बेहतर माना जाता है। ही वॉज रिकॉग्नाइज एज द सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। ये कानून का सबसे बड़े व्याख्याता माने जाते थे। ये जो कह दे नहीं कहता है उसको कि ये न खाता न बही, जो हम कहे वही सही, तो वही बात है, ये लोग हैं। अब हमारे यहाँ कैसे संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें जिक्र की गई है लिखित तौर पर, उसी को सही माना जाता है। लेकिन उस समय मनमानी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और ये सुप्रीम इंटरप्रेटर होते थे हमारे ऑफ द लॉ, कानून के सबसे बड़े व्याख्याता होते थे। जैसा भी कानून के सबसे बड़े व्याख्याता हमारे सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे यहाँ कोर्ट स्वतंत्र है, उसमें नेता आम खास सबको लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये जो थे कानून के एक बहुत बड़े इंटरप्रेटर माना जाता था इनको, इससे बड़ा पावर कोई नहीं था उसमें। द उलेमा यूज टू इंटरप्ट द कुरान इन फेवर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान, एंड द सुल्तान इन टर्न फेवर देम विथ हाई ऑफिस एंड द रिच इंडोमेंट्स। ये कह रहा है कि उलेमा लोग जो थे कुरान की बातों को ना राजा के फेवर की बातें करते थे, और ये जो थे ना अपने फेवर में इसको ये जिक्र करने की बात करते थे। मतलब कानून की गलत सलत व्याख्या भी यहाँ पर होती थी हमारी अपने हिसाब से, ये उसको व्याख्या करके अपना उल्लू सीधा करने वाली बात होती थी। मतलब स्वेच्छाचारिता बहुत ज़्यादा था, ऑटोक्रेसी जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति का चलना, वो सुल्तान पीरियड में, सल्तनत पीरियड देखने में। इनफैक्ट द उलेमा वाज ए पोलिटिकल फोर्स दैट नो सुल्तान कुड डेयर टू इग्नोर, है ना। देता था कि उन पर एक पॉलिटिकल हमारा दबाव होता था कि वो सुल्तान को कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मीठी बातें बोलने वाली बात इसमें हो जाती थी। और दे रहा है कि नो सुल्तान को डेयर टू इग्नोर, उनको ऐसा वर्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा संदर्भ था। द नोबल्स टू पुट अ वेरी इफेक्टिव चेक ऑन द पावर ऑफ द सुल्तान। इसके बाद में तुम लोग छागान का सुना होगा, 40 जो हमारे नोबेल्स की ग्रुप होती थी उसी में था हमारा ये इल्तुतमिश, है ना। या ये मोहम्मद जो गौरी था उसका ये स्लैब जो था हमारा नोबेल स्लैब, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ऐसा, तो ये काफ़ी पावरफुल होते थे और इनके ज्ञान बुद्धि भी काफ़ी अच्छी होती, सुल्तान के पास इनका पहुंच था। समटाइम्स द नोबेल बिकम मोर पावरफुल देन द सुल्तान। कभी कभी उसकी लॉबी जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, तो वो नोबेल लोग ना कहीं कहीं सुल्तान से भी ज़्यादा हमारा पावरफुल हो जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कह रहा है कि द सुल्तान वाज असिस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज़ वज़ीर। वज़ीर का मतलब हमारा होता था मंत्री जिसको कहते हैं, और जो सुल्तान होते थे वज़ीर आला कहे जाते थे। वज़ीर आला मतलब मंत्रियों के प्रमुख होते थे। जैसा अभी हमारे यहाँ है ना मंत्री और मुख्यमंत्री, तो मंत्री हो गए वज़ीर, है ना। अगर मुख्यमंत्री की बातें करेंगे तो हमारा वज़ीर आलम हो जाता है, वज़ीरों के आलम जो होते हैं हमारे, ऐसा। द अरीज़ ममलिक, दीवान रसालत, है ना, दीवान ख्वाजा, दीवान इंसा, सद्र उशुद्र, है ना। एंड द, इसमें उसका जिक्र अब कर रहा है सारे पोस्ट का, तुम लोग बना कर भेजे भी हो, उसको देख लो। वजीर ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्टूड मिड वे बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट्स। ये सुल्तान का मुख्यमंत्री होता था हमारा, एक तरीके का वजीर, है ना। एंड सम ऑफ द वजीर वेयर सो पावरफुल दैट दे वर्चुअली रूल द किंगडम, एंड सुल्तान वाज मिरेली अ पपट।
ये कह रहा था कभी कभी तो ऐसा होता था कि मंत्री जो थे हमारे काफ़ी पावरफुल होते थे, और वो मौखिक तौर पर वर्चुअली कहीं ना कहीं वो शासन चलाते थे, लिखित तौर पर कुछ नहीं ऐसा हमारा। और सुल्तान जो थे ना हमारे पपट जैसा उनका ये कार्यकलाप होता था हमारा, ठीक है, सल्तनत पीरियड में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अयोग्य शासक भी हमारे हुए जो कहीं ना कहीं मंत्रियों के पपट मतलब हाथों का खिलौना बन के रह गए ऐसा। द अरीज अ ममलिक, उसमें एक तो नाम है तुम्हारा इसका क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी तो था ही मोहम्मद बिन तुगलक, कभी कभी मंत्री के बहकावे में भी आ जाता था, है ना। या अयोग्य शासक जो हमारे होते थे, तुगलकों में भी हुए, खिलजियों में भी हमारे हुए, गुलामों में भी हमारे हुए, तब तो उनका ये डाउनफॉल हुआ ऐसा। नेक्स्ट कर रहा है कि अरीज ममलिक वाज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वार, युद्ध का जो प्रमुख मंत्री होता था हमारा उसको अरीज ममलिक कहा जाता था। एंड दीवाने इंसा जो था हमारा वो रॉयल करस्पॉन्डेंस था, राजदूत जो हमारा एम्बेसी जिस प्रकार की होती है ना, हम यहाँ जो चल रहे हैं रॉयल करस्पॉन्डेंस, यानी कि ये राजदूत की तरह, आज वर्तमान में जो राजदूत हैं उस समय उनका दीवाने इंसा कहा जाता था। दीवाने रसालत डील विद द रिलीजियस मैटर, ये धार्मिक चीज़ों को ना डील करते थे। एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द ग्रांट ऑफ द स्टाइपेंड टू स्कॉलर्स एंड पीयूसमैन, जो ये स्कॉलर विद्वान होते थे और जो पवित्र जो खास करके धर्म में इस्लामिक पीयूसमैन को ही दिया जाता था, हिंदू पीयूसमैन को बहुत कम दिया जाता था। पीयूसमैन का मतलब जो अकीर फकीर जो होते हैं हमारे ना, उनके धार्मिक क्रियाकलापों के तहत में उनको ये सब चीज़ ग्रांट करना, कुछ पैसे वैसे रिलीज़ करना, मस्जिद वस्जिद का निर्माण करवाना, है ना, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे का ये वो करना, ये काम हमारा दीवाने रसालत का हुआ करता था। नेक्स्ट है सद्र उसदूर जो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्सिंग इस्लामिक रूल्स, है ना, इस्लामिक रूल को ना इन्फोर्स करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए, एंड उसके रेगुलेशंस को हमारा तय करता था। ये एक तरीके का सोचो कि धार्मिक विभाग हमारा हुआ करता था। नेक्स्ट है द दीवाने ख्वाजा ऑल्सो डिड द सेम जॉब, यही काम उनका भी हुआ करता था ख्वाजा का। एंड बरीद ममलिक होते थे हमारे हेड ऑफ द न्यूज एजेंसी, स्टेट ऑफ द न्यूज एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ भी है ना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री जो है वो, उस समय हमारा न्यूज एजेंसी का काम हमारा बरीद ममलिक किया करता था। और ये कहीं न कहीं सल्तनत और सुल्तान के फेवर की जो बातें हमारी होती थी ना, वही इनको कन्विंस करने के लिए कहा जाता था। जैसे आज भी हमारे कहीं ना कहीं मीडिया पर कंट्रोल सरकार का रहता है, सरकार जो चाहती है वही मीडिया बोलती है। नेक्स्ट दिया बिलो द मिनिस्टर्स देयर वेयर इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक वकील इदार, है ना, व द चीफ डिजनिट्री ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, एंड सर जहांदार द कमांडेंट द किंग्स बॉडीगार्ड। इसके अलावा भी छोटे मोटे होते थे जिनको, जैसे कि तुम्हारा वकील इदार है एंड सर ईजानदार है, जो इसके बॉडीगार्ड हमारे हुआ करते थे, अंगरक्षक जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड से घूमते हैं ना वैसा। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द सेम सेटअप एज द सेंटर। द हेड्स ऑफ द प्रोविंसेस वेयर नॉन एज वाली, मुफ्ती। ये जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य है ना हिंदुओं में, उसी तरीके से मुसलमानों में हमारे ये वाली होते थे, आलम होते थे, मौलवी होते हैं, मुफ्ती होते हैं, ये सब बड़ा पद उनमें होता है धार्मिक। ये जो कह देते हैं ना वही सही माना जाता है धार्मिक ये दृष्टिकोण से। अप्रगना वाज हेडेड बाई एन आमिल, ये आमिल होते हैं हमारे, आमिल जामिल उसी में मुसलमान में होता है। हमारे यहाँ है ना पंडित होते हैं, शंकराचार्य होते हैं ऐसे। तो किसी प्रगना के जो प्रमुख हमारे होते थे इस प्रकार के, उनको आमिल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ मिलिट्री कंट्रोल पर, है ना, कि मिलिट्री कंट्रोल कैसे उस समय हुआ करता था। तो जैसा कि मैंने पहले ही तुमको बताया है कि पहले जो मिलिट्री जो स्किल्स हमारे थे ना, उसमें जो निपुण होता था, प्रोफिशिएंट होता था, उसको सुल्तान पद की योग्य माना जाता था। सबसे पहला योग्यता उसका यही होता था कि उसके अंदर में मिलिटेंट का मतलब ये गुण है कि नहीं है। अगर उसके अंदर में मिलिटेंट पावर है, मिलिटेंट स्किल है, तो वो सबसे योग्य मतलब शासक माना जाता था। ये हमारे हिंदुओं में भी पहले था, ऐसा नहीं था। सबको देखोगे राजकुमारों को ना, जो राजपूत क्षत्रिय होते थे, उनको
शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, है ना। शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शस्त्र का ज्ञान पहले दिया जाता था। शस्त्र में कोई गदा चलाता था, कोई तीर चलाता था, और जिसमें इतनी शक्ति होती थी वही उस समय का चक्रवर्ती राजा होता था हमारा। तो इनमें भी ऐसा ही हमारा था। तो हम यहाँ पर सल्तनत पीरियड के मिलिट्री कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। दे रहा है कि द सुल्तान नीडेड अ लार्ज आर्मी, उसको एक बड़ी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती थी, विच कंसिस्ट ऑफ द वेरियस ट्राइब्स एंड रेसेस। ये अलग अलग तरीके के लोगों को बुलाते थे, तुर्कीज एंड द तुजिक्स, द पार्शियन, द मंगोल्स एंड द अरब्स एंड द अफगान, द इंडियन एंड द इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो। द आर्मी कंसिस्टेड एज द क्लेवरी इन्फेंट्री, infantry and the cavalry formed the backbone of the military establishment, है ना। The foot soldiers, mostly the Hindus and Slavs, were called payakas, है ना। ये कह रहा है कि जैसे चतुरंगनी सेना होती थी ना पहले, अभी हमारे यहाँ 3 सेनाएं मानी जाती है ना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये 3 सेनाएं मानी जाती है। तो उस समय ये आर्मीज़ ही होती थी, चूँकि नेवी का तो चलन ऐसे चोलाज डायनेस्टी में आया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नेवी का परफॉर्मेंस जो है ना सल्तनत पीरियड में नहीं देखने को मिला। यहाँ लड़ाइयाँ पहले ज़मीन पर ही होती थी। तो जो ज़मीन पर लड़ाई होती थी उसमें चतुरंगनी सेना में 4 प्रकार की सेना होती थी। एक सेना जो पैदल होती थी, दूसरा सेना जो अश्व मतलब जो हॉर्स वगैरह पर है, तीसरी एलिफेंट वगैरह पर जो हमारे ऐसे होते हैं, और चौथी सेना हमारी होती थी जो हर एक प्रकार के मतलब ये युद्ध कौशल में हमारी निपुण होती थी, तो उसको चतुरंगनी सेना कहा जाता था। तो ऐसी ही व्यवस्था हमारी थी कि मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे आर्मीज़ को मिला करके कंप्लीट आर्मी बनती थी, जिसमें प्रायः जो पैदल चलने वाले जो सोल्जर्स होते थे हमारे ज़मीन पर जो चलते थे वो प्रायः हिंदू थे, और स्लैब मतलब उनके जो दास हमारे हुआ करते थे, इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया ही जाता था। ऐसा जैसे कैसे अंग्रेज़ों ने आर्मी और मिलिट्री में सूबेदार और इंस्पेक्टर से ज़्यादा बड़ा पद नहीं दिया था। तो इंस्पेक्टर और सूबेदार का अगर पूरे मिलिट्री और पुलिस में देखा जाए तो क्या मतलब पावर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पावर तो एसपी को है, आईजी को है, डीआईजी को है, जनरल को है, कैप्टन को है, ऐसा। लेकिन उतना बड़ा पद मिलता ही नहीं था ये लोग को। तो उसी तरीके का उस समय भी मिसबिहेव होता था इनके साथ में। एंड द आर्चर्स वेयर कॉल्ड द धानुक्स, ये जो धनुष वगैरह चलाते थे उनको धानुक वगैरह भी कहा जाता था। एंड द सल्तनत सुल्तान्स अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इन्फेंट एंड द हैड मोनोपोली ऑफ देम। ये शासक जो था हमारा हाथी पर बैठ करके सब पर ये एकाधिकार इसका था, चलाता था। एंड देयर वाज नो मॉडर्न, है ना, आर्टिलरी एट दैट टाइम। उस समय कोई ज़्यादा आधुनिक नहीं था, ये डायरेक्ट शस्त्र से लड़ाई होती थी, आमने सामने लड़ाई होती थी। सुल्तान वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज फोर्स, वो अपने जो ये सैन्य ताकत था उसका वो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जैसे अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। He paid personal attention to their organization and upkeeps, वो प्रायः ध्यान रखता था अपने संगठन पर। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड बी स्ट्राइक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी एंड कैपिटल, बट इट हैड लिटिल कंट्रोल ओवर द कॉन्टिजेंट्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स। उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता था सुल्तान के ऊपर में कि किस प्रकार का सुल्तान है, कितना योग्य एडमिनिस्ट्रेटर होता था, तो इस पर पंचुअल हुआ करता था। जो ढीले होते थे उनका कुछ इस तरीके का मारा होता था, उसको पकड़ नहीं होते थे। अ पार्ट ऑफ द आर्मी यूज्ड टू स्टैंड एट ए स्ट्रेटेजिक प्लेस इन द प्रोविंसेस, फोर्ट इन द फ्रंटियर वेयर गैरिसोन एंड विद द सेंसनल ट्रूप्स, सीजनल ट्रूप्स। तो सीजनल ट्रूप्स का मतलब जो छोटे छोटे हमारे होते थे उस विद्रोह को दबाना, या अलग अलग हमारे जैसे कैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसी प्रकार से होता था। छोटे मोटे विद्रोह को दबाने के लिए एक छोटी सेना होती थी, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए एक बड़े सैनिक अभ्यास की ज़रूरत होती थी, उनका आर्मी बहुत बड़ी होती थी, ऐसा। तो ये अलग अलग रखते थे। सुल्तान मेयर एडेप्ट अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ये पूरी जो है युद्ध कौशल में मिलिट्री की स्ट्रेटेजी तय करने का अधिकार हमारा सुल्तान को हुआ करता था। एंड आर्ट ऑफ द एम्ब्यूसिंग द
सरप्राइज अटैक्स वेयर कॉमनली रिस्टोर टू। ये भी बताता था कि कैसे उस पर अटैक करना है, क्या करना है, जो गुप्त नीति होती है हमारी, ऐसा। एंड देयर वॉज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द डिवाइडिंग द आर्मी इंटू सेवरल डिविजन्स ऑन द फील्ड ऑफ द बैटल। उसमें होता था आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दी जाती है। जैसे पहले होता था ना, महाभारत वगैरह में तुमने देखा होगा, किसी दिन चक्रव्यूह की लड़ाई होती थी, किसी दिन मल्ल युद्ध होता था। मल्ल युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र का दोनों, मतलब या कोई एक शस्त्र का चुनाव करना था। इसके बाद में खुले मैदान में लड़ाइयाँ होती थी। तो मिलिट्री का जो हमारा था डिविजन्स अलग अलग फील्ड में किया जाता था कि चौथे द्वार पर तुम अटैक करना, तीसरे पर तुम करना, पांचवें पर तुम करना, ऐसा है ना। तो ऐसा है। नेक्स्ट दे रहा है कि डिवीजन ऑफ फील्ड ऑफ द बैटल एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स वेर पेड बाय असाइनमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाइल द इंडिविजुअल ट्रूप्स वेर पेड अ कैश। जो परमानेंट जो हमारे आर्मी में थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन में वर्तमान में है, छोटे काल के लिए अगर नहीं है तो उनको ज़मीन दिया जाता था, उसका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उसको दिया जाता था। लेकिन अगर जो टेम्प्रोरी अगर आर्मी में ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं कैश में केवल दे करके निपटा दिया जाता था। नेक्स्ट अगला है कोर्ट का, जो न्यायपालिका भी हमारी व्यवस्था वर्तमान में है। जो कोर्ट में न्यायपालिका की भी पूरी व्यवस्था है, उसमें है क्या कि ये इंडिपेंडेंट है और मॉडर्न संदर्भ पर आधारित है। लेकिन उस समय कोर्ट का जो प्रमुख हमारे सुल्तान ही हुआ करते थे। तो इसको कोर्ट में को मैं अभी कन्विंस कर दे रहा हूँ। Sultan maintained a splendid court in order to carry out the day-to-day business and receive the visitors। सुल्तान का जो दरबार होता था, जहाँ वो बैठता था, वही उसका कोर्ट होता था और वो काफ़ी भव्य होता था। बलबन के टाइम में तो और ज़्यादा था, है ना। द ऑफिसर वे आर गिवन सीट अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी। वो मंत्री, ये सुल्तान के जो दाएं बाएं बैठते थे, नहीं कहा जाता कि दोनों हाथ हमारे होते हैं, ऐसा। तो अगल बगल जो दोनों बैठते थे वो सीनियरिटी के आधार पर उनका सीट हमारा तय कर दिया जाता था। एंड द रॉयल कोर्ट वाज जनरली अ पार्ट ऑफ द रॉयल पैलेस। ये जो रॉयल कोर्ट होता था सुल्तान का, वो रॉयल पैलेस यानी कि राजमहल में, भव्य राजमहल में ऐसा हमारा दरबार आयोजित किया जाता था। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, अ विजिटर हैड अ पास थ्रू 3 हैवली, है ना, गार्डेड गेट्स। ऐसा था कुछ दरबार में बैठने के लिए आपको ना पास रिलीज किए जाते थे, है ना। और ये 3 जगह पर आपको ना चेक किया जाता था, काफ़ी घन, इसके बाद आप अंदर जा सकते थे। द कोर्ट यूज टू बी अ बिग हॉल, एक बड़ा हॉल होता था, वेल डेकोरेटेड, काफ़ी मतलब अच्छे से सजाया हुआ करता था और काफ़ी अच्छा फर्निश्ड हुआ करता था। सुल्तान बलबन देखो आ ही गया, जिसकी जिक्र मैंने किया था यहाँ पर। ये मैंने बलबन वाला अपने से ओपिनियन दिया था, बट तुम्हारे ही बुक में आ गया। सुल्तान बलबन हैड इंट्रोड्यूस अ कस्टम ऑफ द सिजदा एंड पैबोस। ये सिजदा एंड पैबोस था कि उसकी दरबार में जाते समय ना उसका गुणगान करना होता था। अब पैबोस हमारा होता था झुक करके ना उसको सलाम करने की प्रथा हमारी थी, है ना। वो नोबिलिटी को कहीं ना कहीं डाउन करके रखना चाहता था, क्योंकि नोबेल लोग कभी कभी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाते थे, ऐसा। तो नेक्स्ट है तुम्हारा नोबिलिटी का। द सुल्तान रूल विद द हेल्प ऑफ द नोबल्स। नोबल्स का मतलब यहाँ पर ज्ञानी लोग हो गए, बुद्धिजीवी जो वर्ग हमारा था उसका ये मदद करता था। और इल्तुतमिश के बारे में मैंने तो जिक्र किया ही था तुम्हारा कुछ देर पहले। इल्तुतमिश भी एक बहुत बड़ा नोबेल था। सेटअप चालीसा, ये 40 जो उसने नोबेल की इंपॉर्टेंस को समझ लिया था और अपने यहाँ बुद्धिजीवियों को एक टीम बना रखी थी। अ टीम ऑफ द 40 इन्फ्लुएंशियल तुर्कीज नोबेल्स, है ना, जो अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे। मोस्ट ऑफ द नोबल्स बिलोंग टू द तुर्की एंड अफगान फैमिली। वो अपने ही ओरिजिन से इसको लिया था। विच हैड सेटल्ड इन इंडिया, जो भारत में आ गए थे और ज्ञानी बुद्धिजीवी थे। क्योंकि देखो कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों की जो संगति होती है तुम्हें अच्छे मतलब जगह पर पहुंचा देती है और तुम्हारे काम को। तो जो नोबिलिटी के नोबेल के जो इम्पोर्टेंस को समझा, इवन इल्तुतमिश खुद एक नोबेल था जो बाद में अपनी योग्यता के आधार पर ही सुल्तान बना था, है ना। और उसने बुद्धिजीविता को ही प्रमोशन देकर के अपनी बेटी रजिया को भी, जबकि मुसलमानों में उस समय मुस्लिम लड़कियों को ना राजसत्ता नहीं दी जाती थी, तो ये मुस्लिम होने के बावजूद भी इसने ऐसा बुद्धिजीवी के बल पर ही ऐसा किया था।
तो इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए 40 नोबेल का हमारा एक ग्रुप बनाया। एंड इंडियन मुस्लिम एंड हिंदू वेयर ऑल्सो अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स। इस लिबरल जो थे वो हिंदुओं को भी शिफ्ट कर देते थे। एंड ये आप देखो ना, ये तो खैर अभी सल्तनत पीरियड है। तुमको जान करके आश्चर्य होगा, मुग़लों में जब पढ़ेंगे हम लोग, अकबर के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो हिंदू थे, जो बीरबल थे। तो ऐसा नहीं था, जो सुल्तान टॉलरेबल था, मतलब जो धर्मांध नहीं था और लगता था कि कोई व्यक्ति योग्य है जो हमारी मदद कर सकता है, तो वो ऐसे लोगों को भी ना अपने राज दरबार में सत्ता में शामिल करता था और बड़ा पद हमारा देता था। दे रहा है कि द सेंट्रल मिनिस्टर्स एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री कमांडर्स केम फ्रॉम द नोबिलिटी ग्रुप से भी लोग आते थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाने के जो अधिकार, मिलिट्री कमांडर्स वगैरह। एंड सुल्तान गेव देम जागीर इंस्टीड ऑफ द सैलरी इन कैश। जागीर का मतलब हो गया कि जो रेवेन्यू का कलेक्शन हमारा होता है, तो एक परगना या एक छोटी सी जागीर प्रदान कर दी जाती थी कि यहाँ के रेवेन्यू के मालिक आप हैं। जैसे मतलब 60 गांव, 100 गांव, 150 गांव का जो रेवेन्यू आता है वो हमारे राजकोष में न शामिल होकर के आपको वो वहाँ के लोग पहुँचा देंगे, है ना। तो ऐसा उसको जागीर कहा जाता था। इंस्टीड ऑफ द सैलरी इन कैश, कैश ना दे करके उनको जागीर प्रदान कर दी जाती थी। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमारा प्राय ज़्यादा ही होता था जागीर में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था हमारा। सम सुल्तान्स रिसीव्ड अ फिक्स अमाउंट ऑफ revenue collected them from such lands. Still the nobles had enough money for themselves and live in a great luxury. इसमें कह रहा है कि कुछ कुछ तो ऐसे भी शासनकाल हमारा था कि जहाँ पर सुल्तान को रेवेन्यू कम आता था और उस जागीर से जो संपन्न एरिया हमारा होता था वहाँ पर उनको ज़्यादा मिल जाता था पैसा, इनफ मनी मिल जाती थी, जिससे वो काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन, है ना, ग्रेट लग्जरी के साथ में अपना जीवन यापन करते थे। काफ़ी मतलब संपन्न लोग एक तरीके के समझो कि थे। अगला है लैंड कंट्रोल। लैंड को कैसे कंट्रोल किया जाता था, उसमें दे रहा है कि लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द सुल्तान। लैंड वाज डिवाइडेड इनटू खलीसा, है ना, टेरिटोरी, इक्ता, ये प्रिंसिपलिटीज ऑफ द हिंदूज चीफ एंड द लैंड गिवन इन अ मुस्लिम सेंट एंड द स्कॉलर। ये अलग अलग था, है ना। खलीसा भूमि कही जाती थी, टेरिटोरीज जो हमारा था, इक्ताज था, ये अलग अलग हिंदुओं वगैरह को भी दिया जाता था हमारा। इक्ता जो था हमारा प्रोविंसेस था, वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 एंड द 6 जो थे हमारे इनटू प्रगना, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। एंड प्रगना हैड सेवरल विलेजेस, क्लस्टर ऑफ विलेजेस जिसको हम लोग प्रगना कहते हैं। एंड ईच सिख वाज हेडेड बाई अ आमिल। वहाँ पर प्रगना के प्रमुख आमिल होते थे ना, रेवेन्यू कलेक्टर का भी काम हमारा किया करता था। एंड विलेज के जो प्रमुख थे, हेडमैन जो थे हमारे, उनको मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, ये सब देख लेना, सब अब याद करने हैं, तुम लोग को याद करना है। मैं तो केवल कन्विंस ही कर दूँगा, मेरा तो हिस्ट्री है, हमको सब जुबान पर याद रहता है। तो ये आप भी अभ्यास करेंगे तो आपको ये तमाम बातें समझ में आएगी। इन द इक्ता द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज इन द हैंड्स ऑफ द मुक्ति जो था उसका, इक्ता का कलेक्टर हमारा हुआ करता था, जिसका भी हमारा डीएम है। द सल्तनत अपॉइंटेड ऑफ द ऑफिसर्स ख्वाजा इन ईच इक्ता टू कीप एन आई ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सरसाइज सम चेक ऑन द मुक्ति। ये मुक्ति के मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ख्वाजा, कैसे हमारे डीएम की मॉनिटरिंग करने के लिए कमिश्नर वगैरह रखे जाते हैं, है ना, कमिश्नरी के प्रमुख होते हैं ना कमिश्नर, तो डीएम या ऊपर बहुत सारे सेक्रेटरी वगैरह बैठाए जाते हैं हमारे, ऐसा। तो उस समय भी ऐसा हमारा पोस्ट हुआ करता था। हिंदू राजाज वोनिंग एलिगनेशन टू द सुल्तान एंजॉयड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन देयर स्टेट्स दैट वेर रिक्वायर्ड टू पे ट्रिब्यूट, है ना। एंड सिमिलरली जमींदार पेड अ फिक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जमींदार भी थे, एक सर्टेन हमारा पेमेंट करते थे। देयर वाज ए सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट नॉन एज अ दीवान अमीर कोही, है ना, वाज लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ये हमारा एक अलग था डिपार्टमेंट, दीवान अमीर कोही, जिसका काम था हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, कृषि विभाग की तरह था, जहाँ पर ये सब मॉनिटरिंग करना उसका काम था हमारा, कि कैसे खेती होती है, क्या रेवेन्यू आता है, नहीं आता। नेक्स्ट है सोर्सेज मोबिलाइजेशन। कोई अन्य ऐसे भी हमारे थे रिसोर्स, संसाधन कहाँ से ऊपर किए जा सकते हैं हमारे। तो इसमें दे रहा है कि द सुल्तान टुक सेवरल मेजर्स इन इंक्रीज देयर रेवेन्यू रिसोर्सेज। सुल्तान ऑर्डर देता था कभी रेवेन्यू बढ़ाने की जो बात होती थी। एंड द चीफ सोर्सेज ऑफ देयर रेवेन्यू एज
है ना, सेंक्शन बाय दी शरीयत कानून के तहत से अलग से जिक्र किया गया था। शरीयत वही कुरान के बेस पर जो आधारित हमारा था, जिसमें एक उसर ये भूमि थी, खराज है ना, खम्स लूट की राशि होती थी, ज़कात हो गया हमारा मुसलमानों से कर लिया जाता था, जजिया ये अलग से हमारा टैक्स जो था हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता था। ठीक है, इट वाज वन टीथ ऑफ द प्रोड्यूस, ये अलग से हमारा आता था पैसा। दे रहा है खराज वाज द टैक्स लैंड नन मुस्लिम, खराज नन मुसलमानों से लिया जाता था। इट रेट्स वाज टू बी फ्रॉम 1/10, 1/10 होता था, एंड 1/2 भी कभी कभी होता था। खम्स जो था ये 1/5 होता था, जो लूटिंग राशि होती थी ना उसका, कैप्चर अगेंस्ट द इन्फ्लुएंट, एंड 4 फीट्स ऑफ द इवेंट टू द आर्मी, एंड जक़ात वाज द रिलीजियस टैक्स, है ना, ये मुसलमानों से लिया जाता था, एंड चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सीड ऑफ द सर्टेन फिक्स लिमिट, एंड द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स वेयर स्पेंड स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स ओनली। और जजिया जो था हिंदुओं से लिया जाने वाला एक हमारा धार्मिक कर था, जो ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का एक अलग हमारा विंग था। नेक्स्ट कर है अदर सोर्स ऑफ इनकम, कि सोर्स इसका अलग और क्या था हमारा, दे रहा है कि देयर वेयर टैक्सेस एज इम्पॉर्टेंट वाज 22% ऑन दी मर्चेंटाइज। व्यापारियों लोगों से 22% टैक्स लिया जाता था, जैसे 100 रुपये की राशि जिसमें 22% उसको देना पड़ता था। हॉर्सेज से 5% ले जाते थे, एंड द हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, चारागाह भूमि, वाटर टैक्स, पानी का भी टैक्स लगता था। मेनी अदर माइनर टैक्सेज ऑल्सो, अलग से भी हमारे आज जैसा जीएसटी नहीं था। जीएसटी के पहले भी 22-25 ऐसे हमारे टैक्सेस हुआ करते थे, जिसको मर्ज करके भारत सरकार ने ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया है। तो ये अलग अलग भी हमारे टैक्स थे। हाउस का टैक्स अलग लगता था, चरागाह भूमि ग्रेजिंग टैक्स अलग था, वाटर का टैक्स अलग था, मर्चेंट से 22% जो व्यापारी लोग थे, हॉर्सेज वाले से 5%। The state charge 1/5 of the all minerals of the 1/5 of the treasures recorded the individuals, and presents and the gifts of the sultan were the people, officers, noble and subordinate rulers comprise the other sources of the income। ये हमारा स्रोत था गेन करने का हमारा अलग से। मतलब तुम सोचो कि उस समय के जो हमारे दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो पूरी व्यवस्था जो थी किस प्रकार से हमारी रन करते थे, इस सेगमेंट में हम लोग का यही जिक्र करना था, और सारी चीज़ों का स्पष्ट एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है, उस समय के सुल्तान किस प्रकार के शासन किया करते थे। तो इस वीडियो में मैं यहीं पर इसको क्लोज कर रहा हूँ, चूँकि 32-33 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो एक क्लास के लिए इतना इनफ है। कल जब हम मिलेंगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, इस पर चर्चा करेंगे, और दूसरा है हमारा कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के हमारे पतन के क्या कारण थे। ठीक है, तो अभी ये जो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड आप देखें, स्ट्रेटेजी ऑफ द मिलिट्री कंट्रोल को कंसल्ट करें, कोर्ट, नोबिलिटी, लैंड कंट्रोल, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एक एक लाइन का मैंने एनालिसिस अच्छे से कर दिया है। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास के पीरियड में वीडियो देखने के बाद में आप बात कर सकते हो। मतलब वीडियो देखने का तरीका मैंने कन्विंस किया है, बुक को पहले ओपन कर लीजिए, तब वीडियो को ओपन कीजिए, चलाइए, जहाँ दिक्कत आती है वहीं पर उसको अंडरलाइन कर लो। ये दिक्कत आती है तो वीडियो को रोक दो, हमसे सवाल पूछ सकते हो, एंड देन अपना इसी तरीके से पूरे 1 घंटे एनालिसिस कर लेना है और उसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है बाबू, चलो तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में। ठीक है, मतलब अभी क्लास में उपलब्ध रहेंगे, अगले क्लास में एक अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके।